हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास अपन सैलरी जो चैप्टर था उसके पर्क्स प्रोड्यूस थे और उसकी क्लास 21 लेने जा रहा हूँ मैं। आज ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए क्योंकि इसमें हम कार की जो वैल्यूएशन है वो पढ़ने वाले हैं। यदि कार की जो फैसिलिटी है वो आपको एम्प्लॉयर से मिली हुई है तो आप उस केस में कितनी अमाउंट हम फैसिलिटी की वैल्यू मानेंगे, परक्यूटिस हम कितनी मानेंगे, उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। देखिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो हमें जो कैलकुलेशन करना है वो हमें करना है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टैक्सेबल था ऑल एम्प्लॉय, हमने 3 कैटेगरी में से डिवाइड किया था। तो 3 जो फैसिलिटीज हो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी। पहली थी पैसे जो टैक्सेबल है टू ऑल एम्प्लॉय, और फिर टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और इसके बाद में था जो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, जो आपके लिए टैक्स फ्री है। तो इस तरह से हमने 3 कैडर में से डिवाइड किया था। तो उसमें से पहला कैडर हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड कैडर अपन स्टडी करेंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए जो टैक्सेबल होती है उन फैसिलिटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहली जो अपन काउंट लेते हैं वो है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी में शिक्षा की सुविधा। मान लीजिए कि कर्मचारी के किसी भी सदस्य को, ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना, जो एम्प्लॉई यहाँ पर वो उसका कोई भी फैमिली मेम्बर से मतलब ये है जैसे हस्बैंड है उसकी वाइफ भी आती है, उसके बच्चे भी आते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर भी आ सकते हैं, ठीक है, मम्मी पापा भी आ सकते हैं। ये फैमिली की डेफिनेशन में ये माना गया है, तो ना। तो यहाँ क्या बताया है, परिवार के किसी भी सदस्य को, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए और हस्बैंड वाइफ हो गए, जो भी है ये सब इसके अंदर काउंट होते हैं। तो परिवार कोई भी सदस्य यदि एजुकेशन की फैसिलिटी मिली हुई है उसको, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब देखिए, आपको सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि फैसिलिटी जो दी जा रही है ना, वो एम्प्लॉयर का खुद का जो आपका नियोक्ता उससे खुद के स्कूल कॉलेज से दी जा रही है, खुद के इंस्टीट्यूट से दी जा रही है, या फिर वो कहीं और भेजकर आपको ना अमाउंट पेबल कर रहा है। ठीक, कैसे समझिए कि मान लीजिए आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है कि आपका कोई परिवार का सदस्य है, आप कर्मचारी हो तो आपकी वाइफ भी हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वो नियोक्ता द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान है, मतलब नियोक्ता खुद का है, जो एम्प्लॉयर उसका खुद का ही कोई कॉलेज है। जैसे आप बिट्स प्लानिंग की बात करते हैं तो एक अच्छे बिजनेसमैन है बिरला ग्रुप, उसने कहा शायद बिरला ग्रुप का होगा, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है। तो अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद के कॉलेज और खुद की यूनिवर्सिटियाँ भी रखती है, और वहाँ पर जो अपना एम्प्लॉयर्स जो उनके कर्मचारी उनके बच्चों को एजुकेशन देती है, या तो कुछ मतलब कम अमाउंट में एजुकेशन देती है या फिर बिल्कुल फ्री देती है। तो अब इसके बारे में ये नियम बताया गया है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो एजुकेशन फैसिलिटी वो किसको नियुक्त द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के अंदर है। मतलब जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वो कहाँ पर दी जा रही है, आपको नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर के एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर दी जा रही है। अब एम्प्लॉयर का एजुकेशन इंस्टीट्यूट मत से क्या मतलब, यहाँ पर मतलब जिस भी कॉलेज में या जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर जिस भी स्कूल में आप एजुकेशन ले रहे हो वो एम्प्लॉयर का है, नियोक्ता का खुद का ही है। तो इस केस के अंदर कर्मचारी है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य वो वहाँ पर स्टडी कर सकता है। हम वहाँ पर मार्केट वैल्यू काउंट करेंगे। मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है कि ऐसे ही यदि उसी एरिया के अंदर ऐसे ही उसी एरिया में कोई स्कूल या कॉलेज होता है और वहाँ जाकर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ आपको कितनी फीस देनी पड़ती। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है कि जयपुर में क्या रेट है, जयपुर में जगतपुरा में क्या रेट है, सांगनेर में क्या रेट होगी, या भरतपुर में क्या रेट है, डीग में क्या रेट होगी। तो आपको ऐसा नहीं, स्टडी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि यदि नियोक्ता ऐसी किसी अन्य संस्था के अंदर बाहर मार्केट में पढ़ाता है अपने बच्चों को, तो वहाँ 10,000 रुपये पर मंथ होती है, 2,000 रुपये पर मंथ होती है, वो रेट क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी आपको। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो है, आपका आंसर होगा जो फैसिलिटी वैल्यू वो मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी कि मार्केट वैल्यू जो भी है, मतलब उसी प्रकार की कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है तो वो कितने के अंदर आपको एजुकेशन दे रहा है। अब इसके अंदर फिर आगे एक नियम और बताया गया है कि यदि केवल कर्मचारी के बच्चे यदि वहाँ पढ़ रहे हैं, उसका भाई बहन नहीं, जो एम्प्लॉई है उसके पत्नी नहीं पढ़ रही है, उसका हस्बैंड नहीं पढ़ रहा है वहाँ पर, उसके जो बच्चे हैं केवल वो वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, तो अप टू 1,000 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ एग्जाम्प्ट है। ध्यान रखना, एक वर्ड आया था एजुकेशन अलाउंस, वो अलाउंस था, वो 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ एग्जाम्प्ट था, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड से एग्जाम्प्ट था, वो अलग था, ठीक है, वो अलाउंस था। ये क्या है, फैसिलिटी है। वहाँ अलाउंस का मतलब आपको महीने की सैलरी में ऐड करके दिया जा रहा है, यहाँ पर ये सुविधा दी जा रही है आपको, ठीक है। सुविधा में तो यहाँ पर देखिए अप टू 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, चाहे कितने ही बच्चे हों, चाहे एम्प्लॉय के 10 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर साइलेंट है। लेकिन बच्चों के लिए एग्जाम्प्ट है। पहली बात है ये सुविधा किसी को मिलती है, सभी को मिल सकती है, परिवार किसी सदस्य को मिल सकती है, हस्बैंड वाइफ भाई बहन किसी को मिल सकती है, कोई भी सदस्य ले सकता है। लेकिन एग्जाम्प्ट की जब बात करी गई कि ये छूट किसको मिल सकती है, तो छूट के लिए बताया गया है कि ओनली फॉर चिल्ड्रंस,
ओनली फॉर चिल्ड्रन, जो एम्प्लॉई उसको कोई यदि चिल्ड्रन है तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम। तो आपकी जो लिमिट आई वो कितनी है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन किसी भी केस के अंदर, इस किसी भी केस के अंदर क्या हुआ कि जो आपका जो फीस है वो 1000 रुपये से ज़्यादा थी, वहाँ पर मार्केट वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा आ रही है वहाँ की, ठीक है, 1000 रुपये ज़्यादा आ रही है। तो हमें ध्यान देंगे, अब वो 1000 होते ही होल ऑफ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी जो मार्केट वैल्यू आई वो 1100 रुपये आई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1000 तो छूट मिल गई और 100 रुपये टैक्सेबल होगा, नो, ये गलत हो जाएगा ऐसा करना। पूरा 1100 रुपये ही टैक्सेबल होगा, होल ऑफ अमाउंट टैक्सेबल, यहाँ लिखा हुआ होल अमाउंट टैक्सेबल। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि अप टू 1000 रुपये, मतलब यदि मान लीजिए आपकी 999 या 1000 रुपये या 900 रुपये फीस है तो फ्री है, 999 है तो भी फ्री है, 1000 है तो भी फ्री है, ये सब फ्री 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 है। लेकिन 1000 1 रुपया भी हो गया तो ये पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल है, ये नहीं कि 1000 एग्जाम्प्ट है। यहाँ लिखा है अबोव अमाउंट, सरप्लस अमाउंट लिखा, अबोव 1000 होने पर यहाँ लिखा हुआ है होल अमाउंट टैक्सेबल, ये नहीं लिखा हुआ सरप्लस अमाउंट टैक्सेबल। सरप्लस अमाउंट का मतलब होता है कि और एडिशनल जो पैसा है, जैसे 1100 फीस है तो 100 रुपये टैक्सेबल होंगे, ठीक है ना, इस 1100 फीस है तो 100 रुपये टैक्सेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1100 टैक्सेबल होगा, होल अमाउंट टैक्सेबल। तो ये एक चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो फैसिलिटी आपको सिंपल सा बात क्या है, आपका जो इसमें जो इतना बहुत सारी बातें मैंने लिखी है, सिंपल सी बात ये है, आपको जो क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, आप इतनी सी लाइन मिलेगी कि नियोक्ता द्वारा संचालित है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो नियोक्ता द्वारा संचालित है। संचालित होने पर आप मार्केट वैल्यू देंगे, वो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगी, क्वेश्चन में गिवन होगी वो, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है उसमें बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। फिर आप देखेंगे यदि 1000 रुपये तक है तो आप एग्जाम्प्ट कर देंगे, मतलब उसको टैक्सेबल नहीं मानेंगे, और 1000 से ज़्यादा तो फुली आप उसे टैक्सेबल मान लेंगे। अब 1000 1 रुपये भी तो पूरे 1000 एक ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए वो अन्य किसी इंस्टीट्यूट के अंदर है ना, फैसिलिटी दी जा रही है, मतलब ये हो गया कि आपके एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि ये 3-4 स्कूल हैं, इनमें आप कहीं पर अगर अपने बच्चे को दाखिला कर दीजिए और वहाँ की फीस हम भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे आपके हैं, ठीक है, और स्कूल भी आप उस एम्प्लॉयर का भी नहीं है, स्कूल भी मतलब आपको सेलेक्ट करने की पावर मिली है, आपको सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बिल आपके नाम पे आ रहा है, ठीक है ना, आपके बच्चों ने आपने एडमिशन लगाया तो बिल आपके नाम से आ रहा है कि इस बच्चे की भी इतनी फीस जमा करानी है, तो आपको जमा करानी है, वो अलग बात है। फिर आप उस बिल को लेकर अपने एम्प्लॉयर को, अपने नियोक्ता को दे दोगे और फिर वो उसका पेमेंट करेगा। तो ऐसे केस के अंदर जो उसे भी फ्री में तो मिलेगी नहीं, जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उसको भी उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी पेमेंट वो कर रहा है उसके लिए, हो सकता है वो कम रेट पेमेंट करता हो सकता है उसकी लाइजिंग हो वो ज़्यादा करता हो या कम करता हो, किसी भी उनकी पॉलिसी हो सकती है। तो जो भी उसके द्वारा चुकाया जा रहा है वही सुविधा का मूल्य माना जाएगा, फैसिलिटी की वैल्यू क्या माना जाएगी, जो भी उसके द्वारा दिया जा रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। वही बात है कि जैसे ना आपने एक सिंपल सा नियम याद दिलाता हूँ वापस पहले वाली क्लास का, कि आपको कोई भी अप्लायंस मिला हुआ है, कोई भी अप्लायंस मिला हुआ है तो आपको बताया था कि आप उससे काम में ले रहे हो, ठीक है, कोई भी अप्लायंस आपको मिला है तो आपको बताया था कि यदि वो अप्लायंस खुद का है, यदि वो सुसज्जित मकान की बात करें या फर्निश हाउस के लिए बात करें, तो वहाँ आता है कि यदि वो ऐसा इक्विपमेंट जो आपको दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, यदि उसका खुद का है तो हम लेते हैं 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और यदि वही चीज़ है ना वो कहीं किराए से लाकर दे रहा था आपको, कहीं रेंट से लाकर दे रहा था वो आपको, तो जो भी एक्चुअल रेंट वहाँ दे रहा था वही उसके सुविधा को मिल रहा है। वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, उसका खुद का है, स्कूल नहीं है, तो जो भी उसको बर्डन आ रहा है उसके ऊपर, जो भी उसको ना बॉन्ड करना पड़ रहा है एक्सपेंस, वही यहाँ पर पेड बाय जो एम्प्लॉयर वही आपकी फैसिलिटी का वैल्यू माना जाएगा। खुद का है तो फिर हम मार्केट वैल्यू तय करेंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर आगे बताया कि जो स्कॉलरशिप है वो ऑलवेज एग्जाम्प्टेड है। यदि मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं आपके बच्चों के लिए, कि आप स्कॉलरशिप है कि आगे अच्छी परसेंटेज बनिए, या फिर अब आपके बच्चे MBBS करना चाहता है तो हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे, तो ये हमेशा क्या आपके लिए टैक्स फ्री मानी जाएगी, स्कॉलरशिप दे रहा है तो। इसके बाद में अब सेकंड जो हम बात करते हैं वो है फैसिलिटी ऑफ लाइट वाटर गैस। तो इसके लिए भी वही बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या बात करेंगे कि इसका हम देखेंगे फैसिलिटी ऑफ लाइट है जो वाटर गैस, इसका बिल आता है, ठीक है, जब भी वहाँ लाइट का भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर का बिल आता है, गैस का बिल आता है। मान लीजिए ये हम पहले बताया था, ये यदि एम्प्लॉय के लिए नाम से ही आता है, जो कर्मचारी के नाम से आता है, मतलब जैसे मैं कर्मचारी हूँ, मैंने कनेक्शन ले रखा है तो मेरे नाम से बिल आएगा, तो इसके अंदर ये सभी के लिए टैक्सेबल होगा। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, वापस से रिपीट हो रही है चीज़ यहाँ पर, कि यदि कोई भी बिल है, कोई भी अपॉइंटमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई भी एजुकेशन है जो केवल एम्प्लॉय खुद अपने नाम से बिलिंग हो रही है, उसके खुद के नाम से बिलिंग हो रही है और पेमेंट उसका एम्प्लॉयर द्वारा किया जा रहा है, नियोक्ता उसका पेमेंट कर रहा है, तो सभी के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें उल्टा, इसमें यहाँ दिया हुआ दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये लाइट वाटर गैस बिल है, इसका बिल है ना, बिल कनेक्शन वो एम्प्लॉयर के नाम से था, मतलब नियोक्ता ने, जैसे उसकी कॉलोनी बनी हुई है जहाँ पर कर्मचारी सारे रहते हैं, तो उन्हें सबके जो लाइट के कनेक्शन है खुद के नाम से ले रखे हैं कि मेरी कंपनी के नाम से आप लाइट कनेक्शन दे दीजिए और सबको लाइट यूज कर रहे हैं, सब आप उसमें से लाइट यूज कर रहे हो, जो बिल है वो कंपनी का आता है, कंपनी के नाम से आता है।
तो बिल का जो नाम है, जो बिल है किसके नाम से आ रहा है, एम्प्लॉयर के नाम से आ रहा है। एम्प्लॉयर मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हो उसके नाम से आ रहा है। तो इस केस के अंदर ये केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। हमको पहले बताया था कि ये ऐसी केस के अंदर केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, जिसका सारवान हित है, 20% ज़्यादा शेयर है जिसके पास में, तो उसको हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना था। जो कोई कंपनी का या फिर डायरेक्टर है या संचालक है तो वो हमको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान देते हैं उसे। तो अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए अब देखिए इसके लिए हम कैसे करेंगे। यदि मान लीजिए वो स्वयं के साधनों से करा रहा है, यदि मान लीजिए अब वो वापस वही चीज़ दिखाएगी कि बाहर के साधनों से करा रहा है, कोई स्वयं के साधनों से। यदि फ्रॉम ऑन सोर्स करा रहा है, वो खुद के साधन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लांट उसके पास खुद के पास में ही है, गैस की भट्टियाँ उसके पास में ही है और वाटर का प्लांट उसके पास में ही है। जैसे कि आप एक अच्छी बिजली कंपनी की बात करोगे तो बिजली कंपनी के पास में तीनों चीज़ें मिल जाती है। उनकी लाइट भी खुद की बनाई हुई रहती है, उनके पास गैस भी होता है उनके पास में, उनके पास वाटर भी होता है। ये सारे काम उनके पास में होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कॉलोनी होती है उनके पास में, मतलब उनके पास में 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार तक के ना एम्प्लॉय होते हैं। तो उस केस के अंदर वो सारी चीज़ें खुद बना लेते हैं। जैसे अडानी ग्रुप है तो वो है ना बिजली खुद की बनाता है अपने प्लांट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यदि वो अपने साधनों से प्रोवाइड करा रहा है खुद की है तो ऑन कॉस्ट पे लेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे लेंगे। क्या लेंगे आप? ऑन कॉस्ट पे लेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं। ये जो कि एजुकेशन पॉलिसी जो भी अभी एजुकेशन जो फैसिलिटी थी अभी अपने ऊपर स्टडी करिए, वहाँ मार्केट वैल्यू दिया गया था, ठीक है। वहाँ स्कूल खुद का था ना तो वहाँ क्या लिया था हमने मार्केट वैल्यू, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया कि ऑन कॉस्ट लेंगे हम। जो भी एम्प्लॉयर है, जो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, जिस कंपनी को कितना में बिजली पैदा कर पा रहा है पर यूनिट, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फैसिलिटी वैल्यू। और बाह्य साधनों से प्रोवाइड का सिंपल सी बात है, पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी नियोक्ता दे रहा है वही सिंपल सा नियम है जो ऊपर था कि यदि उसके खुद की नहीं है, खुद का नहीं है तो बाहर वो ला कर आपको दे रहा है, दूसरे से खरीद कर आपको दे रहा है, तो जो भी वो चुका रहा है वही आपके लिए फैसिलिटी का वैल्यू मानी जाएगी। तो ये हो गई फैसिलिटी ऑफ लाइट वाटर गैस के लिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 23 से 3 पे आते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, इस तरह के कुछ व्यक्ति आपको मिले हुए हैं। तो इनका बिल नहीं होता, इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनकी नियुक्ति होती है। तो वही सिंपल सी बात है, जो आपको डोमेस्टिक सर्वेंट है घरेलू नौकर मिला हुआ है, गार्डनर जो माली मिला हुआ है, वॉचमैन मतलब वॉचमैन ही होता है, स्वीपर वगैरह साफ सफाई करने वाले होते हैं। तो ये सब आपको मिले हुए हैं। तो इनका देखा जाएगा कि इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है। मान लीजिए इनका अपॉइंटमेंट मैंने खुद ने मतलब एम्प्लॉय ने किया है तो ये सभी के लिए टैक्सेबल होगा, सभी कर्मचारी के लिए। भाई आपने अपॉइंटमेंट किया तो आपको पेमेंट करना है। लेकिन मान लीजिए इनका अपॉइंटमेंट नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, नियुक्त द्वारा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात ही ये सब चीज़ें कभी खुद की तो होती नहीं है, इनको हमेशा बाहर से लेना पड़ता है। कोई एम्प्लॉय, कोई गार्डनर, कोई वॉचमैन अपना खुद थोड़ा ना बना जनरेट कर सकते हैं, है ना। ये कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं है, तो बाहर से हायर करना पड़ेगा हमें। तो ये केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही जो टैक्सेबल होगा, और कितना टैक्सेबल होगा, जो भी पेड बाय एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, जो भी उसके लिए वो चुका रहा है, पेमेंट करा है, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। क्योंकि हमेशा ये आउटसाइडर सोर्स माने जाते हैं, खुद की कभी भी ये हो ही नहीं सकती है। जैसे सर्वेंट हुआ तो सर्वेंट आपको हायर ही करना पड़ेगा, खुद का ये थोड़ा ना मालिक अपने बेटे को सर्वेंट बना कर लगा देगा। तो ये खुद की प्रोडक्शन कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा बाहर से सर्विस हायर करनी पड़ती है। तो जो भी इस केस के अंदर जो भी पेड बाय एम्प्लॉयर है वही आपके लिए क्या मानी जाएगी, पर्स मानी जाएगी, वही आपके लिए फैसिलिटी सुविधा मानी जाएगी। तो इसमें क्या देखोगे आप, अपॉइंटमेंट किसका है, एम्प्लॉय का, सभी लिए टैक्सेबल है, ठीक है। और एम्प्लॉय ने नियुक्ता ने कर रखा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, और वो भी पेड बाय एम्प्लॉय, जो भी उसके लिए चुकाया जा रहा है वही टैक्सेबल है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर गई है, यदि नियोक्ता स्वयं के मकान में मालिक की सुविधा देता है, क्या बताया गया कि यदि नियोक्ता स्वयं के मकान में, यदि एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है जिसमें उनका खुद की बिल्डिंग है जिसके अंदर आप रहते हो, और उसमें मालिक की सुविधा देता हो तो वो टैक्स फ्री है। गार्डनर की सुविधा देते हो तो टैक्स फ्री, वो इसलिए टैक्स फ्री माना जाता है कि वो कॉमन रूप से, जैसे अधिकतर ऐसी सुविधा क्या होती है, जैसे पूरी कॉलोनी बनी हुई रहती है जहाँ पर आप जॉब करते हो, तो उनकी अच्छी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी रहती है, वहाँ पर सारे कर्मचारी रहते हैं, अलग अलग टाइप के क्वार्टर होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो सबसे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं उनको ए ग्रेड का क्वार्टर मिलता है, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, फिर डी ग्रेड, इस तरीके से चलते हैं। वहाँ ई ग्रेड तक होते हैं, मतलब 5 तो कम से कम होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो मालिक सुविधा दी जाती है वो कॉमन रूप से दी जाती है। वहाँ पर कॉमन रूप से क्या होता है, जैसे एक गार्डन बना छोटे से, तो वो 4-5 लोग हैं ना, उसको 4-5 फैमिलीज को यूज़ करते हैं, तो किसी एक के लिए नहीं होता है, उस कॉलोनी की पूरी देखरेख के लिए होता है। तो इस तरह की सुविधा क्या सामान्यतः कर मुक्त मानी जाएगी। इसमें ये नियम लिया गया है कि नियोक्ता स्वयं के मकान में मालिक सुविधा दी जा रही है तो वो कर मुक्त मानी जाएगी। लेकिन क्या हुआ, मकान आपका था, मतलब आप खुद के मकान आपने बना रखा है, यहाँ पर एम्प्लॉय कर्मचारी खुद ने मकान बनाया, वहाँ वो व्यक्ति है ना, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ व्यक्ति या माली है ना, वहाँ आकर आपकी साफ सफाई करता है, तो उस केस के अंदर फिर क्या है, वो टैक्सेबल होगी। चलिए, तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको इतना सा ध्यान देना है आपको कि आपको अपॉइंटमेंट देखना है। यदि एम्प्लॉय के द्वारा है तो सभी के लिए टैक्सेबल है, और नियोक्ता के द्वारा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए वही पेड बाय जो एम्प्लॉयर है वो जो चुका रहा है वही टैक्सेबल होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया, जबकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मुझे स्पेस देना चाहिए था। फैसिलिटी ऑफ मोटर कार, तो यह कार के बारे में बात करी। जो 4 पॉइंट है वो मैंने यहाँ गौर किया है कि वो के लिए बताया गया है आपको, कार के लिए। किसके लिए बताया जा रहा है, कार के लिए।
तो ठीक है साहब, अब आप कार चलाते हैं। अब कार की दो कंडीशंस हैं, मेन कंडीशंस होती है कि कार एम्प्लॉयर की हो। देखो पड़ेगा कार किसकी हो, नियोक्ता की हो। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर की हो, जिसके भी आप जॉब करें वहाँ की हो, या फिर उन्होंने किराए पर लेकर आपको दी हो। फर्स्ट कंडीशन 1, कंडीशन 2 को डिवाइड किया ऐसे, ठीक है। कंडीशन क्या है, दो ही कंडीशन, या तो कार आपकी होनी चाहिए, कार आपकी नहीं है, मतलब कर्मचारी की खुद की कार नहीं है। जो सेकंड कंडीशन है कि कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता वहन करे, ये सेकंड कंडीशन हो गई। इसके अलावा कार आपकी तो नहीं है, फिर कार कौन दे रहा है आपको, एम्प्लॉयर दे रहा है, चाहे वो भले ही वो खुद के साधन से दे दे या फिर वो किराए पर लाकर दे दे। ठीक है, सिंपल सा नियम अभी काम करेगा इसके अंदर। तो कार क्या है, या तो नियोक्ता की हो या फिर किराए पे लाकर वो दे दे आपको, कुछ भी हो सकता है आपको। और फिर दूसरी केस में कि कार तो आपकी थी लेकिन खर्चे वन हो करा था, भाई कार तो आपने परचेज कर ली लेकिन उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है, ड्राइविंग का खर्चा है, जो भी उसका रिन्यूअल का जो भी चार्जेस है, सारे सारे खर्चे कौन बेयर करा था, आपके एम्प्लॉयर बर्डन बोन करा था, बोन बाय एम्प्लॉयर था सारे खर्चे आपके। अब इस केस के अंदर वापस पहला जो कंडीशन उसके ऊपर आते हैं। पहली कंडीशन है एम्प्लॉयर हैव कार और ऑन रेंट। तो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो कार रखता है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा सेंटेंस में थोड़ा कम लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास में एम्प्लॉय के पास में जो कार है वो खुद की नहीं है, वो कार किसकी दी हुई है, एम्प्लॉयर की दी हुई है। अब एम्प्लॉयर हो सकता है वो अपनी खुद की कार दे दे, या फिर हो सकता है बाजार से किराए पे ले वो फिर दे आपको कार। अब इसकी भी तीन कंडीशन से आगे, अब देखिए थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करेंगे इसकी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहली कंडीशन आपके लिए क्या थी कि कार आपकी नहीं है। कार आपकी नहीं है तो फिर वो एम्प्लॉयर की दी हुई कार है। एम्प्लॉयर की दी हुई कार है तो हो सकता है कि वो किराए पे ला कर दे आपको, या फिर हो सकता है उनके पास में बहुत सारी कारें उन्हें खरीद रखी हो, 150 कारें खरीद रखी हो, उनमें से हर एक एम्प्लॉय को एक एक दे रखा है वो उन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो उनके पास में होगी तो खुद की दे देंगे, नहीं तो वो किराए पर भी दे सकते हैं, ला कर दे सकते हैं आपको। अब देखिए इसमें पहली कंडीशन है कि फुली यूज इन ऑफिस वर्क। तो यदि मान लीजिए कोई भी कार है यदि ऑफिस में यूज हो रही है, केवल ऑफिस के कार्यों से यूज हो रही है, तो फिर टैक्सेबल क्यों होगी भाई, टैक्स फ्री होनी चाहिए वो। लॉजिकली सोच कर देखिए, आपको यदि कोई कार मिली हुई भी है लेकिन वो पूरे तरीके से बस केवल केवल ऑफिस के अंदर ही आप काम में लेते हो, उसे हम घर ला नहीं सकते। ऑफिस के काम में आपको ऑफिस के काम से, जैसे आप जाइए ना, जाइए से मतलब आप साइट इंजीनियर हो कहीं के भी, तो आप इंजीनियर हो तो आपको वहाँ साइट्स पे जाना पड़ेगा जहाँ आपको बन रही है, तो उसके लिए आपको कार मिली हुई है तो आप उसके लिए काम ले रहे हो। कभी आपको मार्केट शॉपिंग करने के लिए काम ले रहे हो और शॉपिंग बेस केवल आपके ऑफिस के लिए की जा रही है। तो इस केस में देखिए आपने जो सारा जो काम ले रहे हो कार को, वो केवल केवल ऑफिस वर्क में काम ले रहे हो। ऑफिस वर्क में काम ले रहे हो तो आपके लिए वो सुविधा मानी नहीं जाएगी, आप उसे काम में ले ही नहीं रहे अपने लिए, तो आप ये तो मजबूरी है उसे चलाना है या उसको अफोर्ड करना, वो तो आप ऑफिस को बेनिफिट मिल रहा है उसका, आपको तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, तो वो आपके लिए हमेशा टैक्स फ्री मानी जाएगी। क्योंकि फैसिलिटी ही नहीं है एक तरीके से कहा जाता है। फैसिलिटी तो होगी ना जब वो आपके पर्सनल वर्क को इंप्रूवमेंट करे, पर्सनल कार्यों के अंदर इंप्रूवमेंट करे, तब तो अपन फैसिलिटी माने, वो तो ऑफिस वर्क बढ़ा रही है, तो ये टैक्स फ्री हो गई। दूसरी कंडीशन है फुली यूज इन पर्सनल यूज। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनल यूज के अंदर काम में आ रही है ना, फुली यूज पर्सनल यूज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि 10% ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई, छोटा छोटा लिख दिया मैंने यहाँ पर, 10% ऑफ कॉस्ट। ये सिंपल वही नियम काम करेगा जो सुसज्जित मकान में जो इक्विपमेंट्स के लिए काम कर रहे थे ना, वही नियम है यहाँ पर। सिंपल सा नियम क्या था वहाँ पर कि यदि 10% कॉस्ट है ना, वो ले लेंगे। जो भी कार दी हुई आपकी 10 लाख की कार है तो 10% कॉस्ट ले लेंगे, मतलब आपके 1 लाख रुपये का साल भर का मान लेंगे कि आपके 1 लाख रुपये सुविधा मानी गई है। या फिर मान लीजिए उनकी खुद की नहीं है तो हो सकता है उन्होंने किराए पे ली हो, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, जो भी वो एक्चुअल किराए पे लेकर आ रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये सालाना किराए पे लेकर आ रहा है, तो वो 2.5 लाख रुपये आपके लिए फैसिलिटी मानी जाएगी। प्लस ड्राइवर मेंटेनेंस इट एक्सपेंस अफोर्ड बाय एम्प्लॉयर। यदि मान लो इनमें से कोई खर्चा है, यदि वो आपका आप वहन नहीं करके, कौन वहन कर रहा है, एम्प्लॉयर जहाँ पर नियुक्त है वो वहन कर रहा है इन सारे खर्चों को, जैसे उन्होंने ड्राइवर की फैसिलिटी दी हुई है, सब कुछ दी हुई है, तो सारे एक्सपेंस आप यहाँ पर ऐड कर दोगे आप इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी। वापस देख लीजिए, ऑफिस वर्क है तो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। पर्सनल यूज है तो पूरी सुविधा मानी जाएगी ना, तो पूरा ही पर्सनल यूज है, फुली यूज नहीं पर्सनल, तो पूरी फैसिलिटी मानी जाएगी। तो आप इस केस में 10% ऑफ कॉस्ट कर देंगे। जो सिंपल सा नियम है हमारे पास में, कोई सा भी इक्विपमेंट हो 10% हम कॉस्ट लेते हैं अपन का, या फिर किराए पे लाकर दे रहा है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। ड्राइवर मेंटेनेंस ETC एक्सपेंस है जो अफोर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, वो अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा थोड़ा ये तो सिंपल से आते समझ में आ रहा था कि हम फुली यूज करें 10% कॉस्ट कर देंगे। तीसरा देखिए वो डिफिकल्ट है। इसमें बताया गया पार्शली ऑफिस एंड पार्शली पर्सनल। तो मतलब आप कार जो दी हुई है वो आप पर्सनल यूज भी कर लेते हो उसी कार को, और उसी काम से ऑफिस के कार्य भी करते हो। अब ये डिफिकल्ट हो गई सिचुएशन, तो इसको मैंने नीचे वापस लेकर आ रहा हूँ मैं इसको नीचे। नीचे देखिए कैसे लेकर आ रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, एक मिनट होल्ड कीजिए आप इसे। हाँ,
देखिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वहाँ पर क्या थोड़ा सा मैंने पिक्स में सही से नहीं ली थी, वो जो गलत था वो आ गया था। देखिए पार्शली यूज इन ऑफिस एंड पार्शली यूज पर्सनल यूज। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर दोनों कामों में यूज ले रहे हो उसे, ठीक है ना। आपको जो एक ही कार मिली हुई थी वो ऑफिस में भी यूज कर रहे हो, पर्सनली यूज कर रहे हो। अब इसके अंदर देखिए दो कंडीशन हो सकती है। अब इसमें भी दो कंडीशन है, 3A और 3B लिखी हुई है। ऑल एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, जो सारे के सारे खर्चे हैं वो आप कौन वहन कर रहा है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो अफोर्ड कराएगा। सारे के सारे खर्चे आपको कौन देना, किसको देने पड़ रहे हैं, एम्प्लॉयर को चुकाने पड़ रहे हैं सारे के सारे खर्चे। तो आप इस केस में देखिए, इस केस के अंदर हमें बताया गया है कि आपको सबसे पहले जो कार है उसकी इंजन कैपेसिटी चेक करनी है। इंजन कैपेसिटी से क्या मतलब है कि वो कार का सीसी कितना है। जैसे आपने सुना होगा ना बाइक से, आपको सुनिए बाइक आपकी 100 सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की बाइक से, ऐसे ही है ना कार भी होती है 1.6 लीटर है, 16 HP या 1600 सीसी की है। इन सब का मतलब एक ही है। तो आप देखिए आपको ये बताया गया है इसके अंदर फैसिलिटी के अंदर कि यदि मान लीजिए आपकी जो कार है वो अप टू 1.6 लीटर तक है, क्या बताया गया है, अप टू 1.6 लीटर है, तो 1800 रुपये पर मंथ। क्या बताया गया कि 1800 रुपये पर मंथ आपके लिए क्या माना जाएगी, इसकी फैसिलिटी मानी जाएगी। और अबो 1.6 लीटर है, मतलब इससे भी बड़ी कार है, लग्जरी कार है, तो आपको 1600 रुपये पर मंथ तक आपके लिए फैसिलिटी वैल्यूएशन मानी जाएगी। क्या, जब सारे सारे खर्चे कौन अफोर्ड कर रहा हो, एम्प्लॉयर अफोर्ड कर रहा हो। मतलब देखो काम में क्या आप दोनों में ले रहे हो, ऑफिस में भी काम ले रहे हो, पर्सनल यूज भी ले रहे हो, और दोनों के दोनों खर्चे कौन अफोर्ड कर रहा है, एम्प्लॉयर अफोर्ड कर रहा है। तो 1.6 लीटर तो 1800 रुपये पर मंथ, और 1.6 से ज़्यादा होने पर 2400 रुपये पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, फैसिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। और कार की जो पर्सनल एक्सपेंस है, दूसरी कंडीशन बताइए, कार के पर्सनल एक्सपेंस है बोर्न बाय एम्प्लॉय, मतलब आप खुद वहन कर रहे हो। आप क्या हो, पर्सनल एक्सपेंस आप खुद वहन कर रहे हो, आप सारे खर्चे नियोक्ता को वहन नहीं कर रहे, पर्सनल तो आप ही अफोर्ड कर रहे हो, बस केवल कार वो कर रहा है। एक तो साहब बस केवल कार मिली हुई इसके इसके अंदर, तो 600 रुपये पर मंथ और 900 रुपये पर मंथ, वही क्या अप टू 1.6 लीटर तक है तो 600 रुपये पर मंथ फैसिलिटी मानी जाएगी, और 1.6 से ज़्यादा है तो 900 रुपये पर मंथ मानी जाएगी। तो मतलब ये केवल खर्चे जब ज़्यादा हैं तो सुविधा का मूल्य भी खर्च ज़्यादा माना जाएगा। जैसे सारे एक्सपेंस की नियुक्ता एम्प्लॉय वहन कर रहा है तो आपका 1800 रुपये 2400 रुपये आपका आंसर होगा। और यदि निजी एक्सपेंस आप करें कि वो ऑफिस एक्सपेंस से अफोर्ड कराए तो 600 रुपये पर मंथ और 900 रुपये पर मंथ आपकी फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, वापस से देख लीजिए आप इसे आराम से, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि ये आप ऑफिस में भी यूज कर रहे थे, पर्सनल भी यूज कर रहे थे। सारे खर्चे ऑल एक्सपेंस नियोक्ता वहन करेगा तो 1800 रुपये पर मंथ और 2400 रुपये पर मंथ। 1.6 लीटर तक तो है 1800, और फिर से ज़्यादा होने पर 2400। और जो पर्सनल एक्सपेंस है वो तो हमने खुद अफोर्ड कर लिया, बस ऑफिस एक्सपेंस वो अफोर्ड कराया तो फिर क्या होगा 600 रुपये पर मंथ और 900 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो 1800, 2400 और 600 रुपये और 900 रुपये, ये आपको याद रखना है। 1.6 लीटर से मतलब है, नीचे बताया गया है कि 1.6 लीटर से मतलब क्या बताया गया, 1.6 लीटर से मतलब है आपका 1600 हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं, 1600 सीसी भी बोल सकते हैं, ये सारे इसके निकनेम है। कैपेसिटी होती है 1.6 लीटर, 1600 सीसी, 16 HP है। अब इसमें एक चीज़ और बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यदि मान लें चारों ही कंडीशन के अंदर, चार कंडीशन हो गई ना ऊपर, आपने बताया कि कंडीशन कौन सी थी, ए कंडीशन दी हो गई, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 कंडीशन हो सकती है, टोटल 4 कंडीशन। चारों ही कंडीशन दे दी, आपको ड्राइवर की फैसिलिटी अलग से मिली हुई है, तो ड्राइवर का किसी भी कंडीशन के अंदर 900 रुपये पर मंथ आपको सुविधा का मूल्य माना जाता है, उसे आप ऐड कर दो। यदि आपको ड्राइवर और मिला हुआ है, कार यदि खुद ही चला रहे हो तब तो बात अलग है, तब तो बस केवल इतनी मानी जाएगी जो ऊपर की वैल्यू है 1800 या 600 या 900 रुपये। लेकिन ड्राइवर और मिला हुआ है तो आप सबके अंदर 900 रुपये पर मंथ आप ऐड कर देंगे, तो ड्राइवर मतलब 900 रुपये पर मंथ, बस इतना सा जानना है आपको। ड्राइवर जैसे ही मिलेगा 900 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि विदाउट ड्राइवर है या ड्राइवर के साथ में। यदि कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे कि ड्राइवर नहीं मिला हुआ है, हम खुद ही कार चलाते हैं हमारी, ठीक है ना। क्या मानोगे कि ड्राइवर नहीं मिला हुआ है, हम खुद ही अपनी कार चलाते हैं। तो आपको ये बातें हो गई हमारे पास में कि हमारे पास में जो 900 रुपये पर मंथ है वो ड्राइवर के माने जाएंगे, और 1800, 2400, 600, 900 माने जाएंगे। ये सारे एक्सपेंस एम्प्लॉयर अफोर्ड कर रहा है तो 1800, 2400 रुपये, केवल वो ऑफिस का एक्सपेंस अफोर्ड कर रहा है, मतलब पर्सनल आप कर रहे हो तो 600 रुपये, 900 रुपये फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी। अब आते हैं अपन इसकी सेकेंड कंडीशन पर, एम्प्लॉय हैव कार बट एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, मतलब कर्मचारी की खुद की कार है। पहले तो क्या था, ऊपर कर्मचारी कार नहीं थी, बताया था ना, पहले कर्मचारी कार नहीं थी, या तो फिर किसकी कार थी, वो नियोक्ता जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी कार थी, या फिर उसने किराए पे लेकर आपको दिया था। अब यहाँ पर कार क्या हो गई, आपकी खुद की हो गई, और जो एक्सपेंस है वो कार भी आपकी, और अब फैसिलिटी कब मानी जाएगी, जब एक्सपेंस आपके जो कार के एक्सपेंस अफोर्ड कौन कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर अफोर्ड कर रहा है।
जो आपका नियोक्ता है वो बोल रहा है कि आप खर्च करे जाइए, बढ़िया कार चलाइए आपकी पर्सनल, और मैं आपको इसका पेमेंट कर दूँगा, रिम्बर्समेंट कर दूँगा। अब देखिए कार तो आपकी है ही नहीं यहाँ पर, सॉरी कार तो नियोक्ता की है नहीं, कार तो आपकी है यहाँ पर, ठीक है ना। मान लो सर खर्चे भी आप खुद ही अफोर्ड करो तब तो फैसिलिटी मानी नहीं जाएगी ना, तब तो फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ है, कार भी आपकी, खर्चे भी आप अफोर्ड कर रहे हो भैया, तो कार भी दे हमें या और खर्चे भी दे हमें, और कार हमारी तो कम से कम खर्चा दे ही सही, हमारे जो एक्सपेंस है वो तो अफोर्ड कर ही रहा है ना एम्प्लॉयर। तो देखिए वापस के वही 3 कंडीशन है कि फुली यूज ऑफिस, तो ऑफिस में यूज़ कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल टैक्स, बिल्कुल फैसिलिटी मानेंगे नहीं, तो टैक्स फ्री मानेंगे अपना बिल्कुल, क्योंकि वो आपके पूरे ऑफिस में काम आ रही है। तो कार भी आपकी उल्टा ऑफिस कामों में और काम में ले रहे हो, तो इससे तो फैसिलिटी मानेंगे नहीं अपन को, ये तो फैसिलिटी नहीं, मतलब बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी। तो दूसरा है फुली यूज इन पर्सनल। अब देखो पर्सनल यूज कर रहे हो तो कार तो आपकी ना, तो 10% कॉस्ट या रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर वो तो आने वाला ही नहीं है यहाँ पर, सेम उसी के सिमिलर है, कोई अलग नहीं है डिफरेंस। जब आपकी, आप सोचिए जब आपकी आपकी कार ही नहीं है आपकी, तो 10% कॉस्ट तो लेंगे नहीं, क्योंकि कार तो आपकी, सॉरी कार तो क्या आपकी, एम्प्लॉयर तो दे ही नहीं रहा कार आपको, तो अब आपको केवल एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, आपको खर्चे दे रहा है। तो खर्चों में आप यहाँ लिखें ड्राइविंग, मेंटेनेंस या इस संबंध के जो भी खर्चे ना, एक्सपेंस बोन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो आपकी फैसिलिटी का वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। जैसे कार तो आपकी है, लेकिन अब आपको ना ड्राइवर का खर्चा वहाँ से मिल रहा है, जैसे उसकी 5,000 पर मंथ सैलरी है, मेंटेनेंस खर्चा हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सारे रिपेयरमेंट से सारे खर्चे आपको क्या एम्प्लॉयर दे रहा है। तो जो भी वो पेमेंट कर रहा है आपके लिए, वो सारे के सारे आपके लिए क्या माने जाएंगे, फैसिलिटी की वैल्यू आएंगे। जब कब, जब पूरा आप पर्सनल यूज कर रहे हो। तीसरा वापस वही डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, कि तीसरे टॉपिक में बताया गया था, ये देखो उसी से संबंधित जुड़ा हुआ है, ये नया नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, कि पार्टली तो आप ऑफिस में काम में ले और पार्टली आप पर्सनल काम में ले। देखो अब कार होने पे 2 कंडीशन है कि अप टू 1.6 लीटर होती है, अबो 1.6 लीटर, वापस वही कंडीशन है। तो देखिए सारे खर्चे जो एम्प्लॉयर जो आपके लिए चुका रहा है वही आपके लिए फैसिलिटी का वैल्यू है, सिवाय उसमें से अपन वो माइनस कर देंगे 1800 और 2400 रुपये, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 1800 2400 में पहले अभी स्टडी करी थी ना हमने, भाई सारे खर्चे कौन अफोर्ड करा है, सारे खर्चे एम्प्लॉय अफोर्ड करा है। तो कार तो हमारी यही सही, अब खर्चे वो अफोर्ड कराए वही हमारे लिए फैसिलिटी मानी जानी चाहिए, ठीक है ना। बट आप क्या कर रहे हो, उसे ऑफिस के कामों में काम में ले रहे हो और पर्सनल यूज में भी काम ले रहे हो। तो ऑफिस के कामों में काम लेने पर हमने पहले पढ़ा था कि दोनों ही काम लेने में हमारी जो वैल्यूएशन आई थी वो 1800 रुपये और 2400 रुपये आई थी, तो उसे आप आपके बार माइनस कर देंगे, बाकी सब आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। सिंपल फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, याद करने थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको आराम से 2 बार या 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। ये टॉपिक इतना ईजी नहीं है ये। अप टू 1.6 लीटर होने पर इस केस में क्या है भाई, कार तो आपकी खुद की है, एम्प्लॉयर आपको कार दे ही नहीं रहा, ये बात पहले दिमाग में बिठा लीजिए। अब कार नहीं दे रहा तो फिर वो सुविधा कब मानी जाएगी, वो फैसिलिटी कब मानी जा रही है, जब उसे खर्चे अफोर्ड कर रहा है। तो सारे खर्चे जो वो अफोर्ड कर रहा है वही हमारे लिए क्या माने जाएंगे, वही हमारे लिए फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी। तो ऊपर हमने स्टडी कर ली इसके अंदर कि मान लीजिए केवल ऑफिस में काम ले रहे हो आप, तो भाई ऑफिस में काम ले रहे हो तब तो टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है। पर्सनल यूज कर रहे हो तो टोटली पर्सनल यूज कर रहे हो तो आपके पास में आ कहता है कि जो भी खर्चे हैं, ड्राइविंग मेंटेनेंस, जो भी सारे खर्चे हैं वो आपके लिए फैसिलिटी वैल्यू माना जाएगा। सेम इसी में देखिए यही आगे बढ़ गया वापस, यही आगे कैसे बढ़ रहा है, वही सारे खर्चे हैं ना फैसिलिटी माने जा रहे हैं यहाँ पर, कि अब क्या करो, आप ऑफिस में काम ले रहे हो, पर्सनल काम ले रहे हो, तो वही सारे खर्चे एम्प्लॉयर एक्सपेंस है ना, वही आपके लिए फैसिलिटी माने जा रहे हैं यहाँ पर भी, जो ऊपर माने गए थे, जो यहाँ पर माने गए थे वही आंसर यहाँ पर है। लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे 1800 और 2400 रुपये। 1800 2400 रुपये क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि आप इसे ऑफिस में भी तो काम ले रहे हो भाई, हमारे ये तो कम करो, उसके बराबर थोड़ा ना मान पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ फैसिलिटी की वैल्यू 10,000 आ रही है, तो यहाँ 10,000 थोड़ा ना मानेंगे, क्योंकि आपने काम तो ऑफिस में भी तो लिया ही है ना इसे, वहाँ तो केवल आप टोटली पर्सनल काम ले रहे थे, तो वहाँ तो 10,000 आना वाजिब है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ आप 1800 रुपये माइनस कर देंगे यदि 1.6 लीटर की आपकी कार है और इससे ज़्यादा बड़ी कार है आपके पास में, तो आप 2400 रुपये माइनस करेंगे इसमें से। तो बाकी जो बचेगा, जैसे 10,000 रुपये आप ऊपर वाले में आंसर आ रहे थे, यदि आप केवल पर्सनल यूज कर रहे थे तो 10,000 रुपये आपका आंसर, तो 10,000 में से 1800 या फिर 2400 रुपये आप माइनस कर देंगे। यदि आपको ड्राइवर और मिला हुआ है तो ड्राइवर का जो खर्चा है वो आपको बताया था 900 रुपये पर मंथ होता है, तो वो और आप इसमें से माइनस कर देंगे, तब इन दोनों को जोड़कर फिर माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ माइनस करना ही है, यहाँ पर 900 रुपये लिखे हुए इसे माइनस करना ही है यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो 1800 प्लस 900 और 2400 प्लस 900, 900 रुपये कहेंगे इधर ड्राइवर मिला हो तो, हर बार नहीं आएंगे 900 रुपये, ठीक है, हर बार 900 रुपये नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्राइवर अलग से मिला हुआ है तो ही यहाँ 900 रुपये माइनस करेंगे, नहीं तो 1800 रुपये और 2400 रुपये आपको माइनस करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर देखिए ये हमारा पास में जो कार की फैसिलिटी वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ा से 2 कंसेप्ट हमने से डिवाइड किया था कि कार आपके एम्प्लॉय की हो और कार एम्प्लॉयर की नहीं हो। तो पहली कंडीशन थी कार एम्प्लॉय की नहीं थी और एम्प्लॉयर की थी, मतलब नियोक्ता की थी, नियोक्ता आपको दे रहा था, या तो खुद की थी या फिर रेंट पर कर देता था। दूसरी कंडीशन क्या थी, कार आपकी है, बस केवल खर्च अफोर्ड कर रहा है वो।
इसके अलावा अन्य कोई विकल्प होने पर आगे और बताया गया कि आपके पास में इसके अलावा कोई अन्य कोई विकल्प दिया हुआ है आपको, चाहे वो मोटरसाइकिल दी हुई है, चाहे वो लोडिंग टेम्पो वगैरह कुछ भी, कोई भी अलग फैसिलिटी दी हुई है, हम नहीं जानते क्या नाम है उसका विकल्प का। तो जो भी खर्चे एम्प्लॉयर अफोर्ड कर रहा है ना, वो आपके लिए खर्च एक्सपेंस माने जाएंगे, माइनस इसमें से आप 900 रुपये कर दोगे। उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू 900 रुपये काउंट कर लिए। अब जिसमें मोटर बाइक भी आ गई इसके अंदर, और भी कोई 3 व्हीलर है, टू व्हीलर है, और भी कोई जो कार नहीं है, वो सारे साधन इसके अंदर आ गए। तो आपको जैसे बस मिली हुई छोटी सी, हुआ कुछ भी आपको मिल सकता है आपको यहाँ पर। तो अन्य कोई विकल्प होने पर जो भी खर्चे वापस उसी की तरह एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, बस आप 900 माइनस कर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई नहीं पूछता ऐसे, आप उन्हें इसे तो वही मारे गोली, ऊपर की जो चीज़ है उन पर ध्यान देंगे आप, क्योंकि आप उनको स्टोर कर लें माइंड में, कोई बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। ठीक है, डरे नहीं बिल्कुल भी। एक बार बरबली सर से निगाहों से पढ़ ले हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, फिर इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको दोबारा ये सारे रूल्स रेगुलेशन रिपीट होंगे, तब आपको ये हर एक चीज़ मेमोरी में सेट होगी आपके। ठीक है, अभी आप इतना तो पढ़ें कि आपको ये पता हो कि किस पेज पे ऊपर की साइड क्या लिखा हुआ है, नीचे की साइड क्या लिखा हुआ है, किस पेज पर क्या नहीं आ रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसका क्वेश्चन लूँगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि आप क्या क्या काउंट करेंगे। जैसे हमने बात करी थी कि आपका जो एक्सपेंस है 900 रुपये या 2400 रुपये, 600 रुपये, 1800, जो भी था वो पर मंथ बताया गया था हमको। तो पर मंथ का डेफिनेशन क्या है, पर मंथ का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर देखिए। एक तो आप डेट से डेट काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फैसिलिटी आज डेट को मेरे को मिली हुई है 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त से अगली 22 सितंबर तक के लिए वो फैसिलिटी मानी जाएगी। मान लीजिए आपने 30 दिन में एक दिन भी इससे कम काम में लिया है, तो फिर उस मंथ को हम काउंट नहीं करेंगे, उसे हम जीरो मान लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली कंप्लीटेड मंथ्स। ठीक है, यदि आपने किसी को 10 महीने और 29 दिन काम में लिया है तो केवल 10 महीने ही काउंट किए जाएंगे। वो समझ रहे हो बात को। 10 महीने 11 दिन है तो 10 महीने ही काउंट किए जाएंगे, 11 दिन वो छोड़ देंगे। 9 महीने 7 दिन है तो 7 दिन छोड़ देंगे। 9 महीने 29 दिन है तो भी छोड़ देंगे। 9 महीने 30 दिन मतलब पूरा कंप्लीट मंथ हो गया, तब तो फिर आप काउंट करोगे कि सब पूरा कंप्लीट मंथ हो गया, फिर तो 10 महीने हो जाएंगे फिर वो। ऐसे आगे बताइए कि यदि कार केवल आपको इस काम के लिए मिली हुई है कि आपको ऑफिस से रेसिडेंट और वाइस वर्सा, तो वो बिल्कुल फ्री मानी जाएगी। बस केवल कार की फैसिलिटी को इतने इस काम के लिए मिली हुई है आपको कि आपके जहाँ आप क्वार्टर पे रहते हो वहाँ पर आपको कार लेने पहुँच जाएगी और शाम को वापस आपको वहाँ ड्रॉप कर देगी। बस केवल इतनी फैसिलिटी मिली हुई है आपको कार से, और उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो टैक्स फ्री में मानी जाएगी। और एक ये फ्री है किन किन के लिए, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके लिए भी ये फैसिलिटी टैक्स फ्री है। क्या, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनके लिए टैक्स फ्री है फैसिलिटी। ये टैक्सेबल है ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो हमने हेडिंग का पार्ट ही पढ़ा, हमारा जो आज का जो टॉपिक था वहाँ हेडिंग लगी हुई थी बड़ी बड़ी कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी हम चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो सॉरी एजुकेशन फैसिलिटी हो, या फिर लाइट बिजली गैस की फैसिलिटी हो, गार्डनर की फैसिलिटी हो, वॉचमैन स्वीपर का फैसिलिटी हो, या फिर कार की फैसिलिटी, जो सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्सेबल है। बाकी मान लो ये सारी सुविधा केवल किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को मिली हुई जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, मतलब जिसका पेमेंट 40,000 है या 45,000 मतलब 50,000 से कम है, तो उसके लिए पूरी टैक्स फ्री में आएगी। फिर वो कैलकुलेशन में करनी ही नहीं है फिर इतनी बड़ी। एक से अधिक कार होने पर भी एक फैसिलिटी दी गई है कि मान लो आपको कभी कभी क्या होता है, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो मतलब डायरेक्टर लेवल के, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं कंपनी के अंदर, वहाँ पर एक कार नहीं बल्कि उन्हें 2-2 3-3 कारें दी जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि वो उनको बिल्कुल टेंशन फ्री कहा जाता है कि आपकी फैमिली के लिए भी हम वो एक कार दे देंगे, ताकि आपकी फैमिली उसे यूज करती रहे। आपके पास 2 कारें अलग से होगी, क्योंकि एक तो आप आ रहे जा रहे हो, एक हो सकता है आपके पास में कोई ऑफिशियल काम से कोई गेस्ट वगैरह है तो उसको एयरपोर्ट में लेने जा रहे हो, या उसको रेलवे स्टेशन पर आप लेने जा रहे हो, भिजवा रहे हो ड्राइवर को आपको। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें 2-3 कारें हमें मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान सरकार में जैसे बड़े बड़े IAS है तो उन्हें भी मतलब जो सीनियर IAS उनको 3-3 4-4 कारों की फैसिलिटी मिलती है। तो वो एक कार खुद यूज करते हैं, एक उनकी फैमिली यूज करती है, और ऐसे यूज करते रहते हैं ये। ठीक, तो इस तरीके में ये देखा गया है कि आपको एम्प्लॉय को, मतलब जो कर्मचारी, उसको ये इच्छा मतलब इच्छा पे छोड़ दिया गया है कि आपकी इच्छा है जिससे तो आप टैक्सेबल करवा लीजिए, आपकी इच्छा है जिससे आप ऑफिस यूज में दिखा दीजिए। क्योंकि जो ऑफिस यूज में है वो तो फुल्ली क्या मानी जाएगी, आपके लिए टैक्स फ्री मानी जाएगी। तो आपको काउंट करवाने की इच्छा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपकी इच्छा जिसे कर लो। तो इसमें अपन ये काम करेंगे, अपन ऑप्शन 1 2 3 ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल उसे लेकर हम सोल्व करेंगे, उसमें समझाऊंगा मैं आपको। तो जो सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन के तहत हमें ये लगता है कि एम्प्लॉय को कम टैक्स देना पड़ेगा, उस ऑप्शन को अपन सेलेक्ट करेंगे। भैया अपन तो कर्मचारी के हिसाब से चल रहे हैं ना, अपन तो अपने आप को, अपना हम ये माने हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है तो अपन कम से कम टैक्स देना पसंद करेंगे। तो कम से कम टैक्स देना का पसंद करेंगे हम, कि हम कम से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। आज की क्लास में इतना ही लूँगा, और ऑलरेडी काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। ठीक है, और इसकी PDF इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। मेरे को व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंडिविजुअल आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है।
और यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ों मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी हमारे पास ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, हमें ये पूरा लेक्चर वगैरह सब मोबाइल से ही बनाना होता है। हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर या बोर्ड्स नहीं है, तो उसकी तो हमेशा मैं भरपाई नहीं कर सकता हूँ। बाकी ठीक है, आप लगे रहिए मेरे साथ साथ, बढ़िया आगे आपको डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट है वो बहुत जल्दी मिलेगा आपको। थैंक यू।